गुड इवनिंग। तो ऑनलाइन करंट अफेयर सीरीज में आज हम बात करेंगे भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक नए व्यापारिक वाणिज्यिक समझौते के बारे में, जो भारत का 22वां एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इसको पॉपुलरली, लोकप्रिय रूप से इसको मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहा जाता है, या सभी डील्स की मम्मी। अब तक की जितनी भारत की दूसरे देशों के साथ डील हुई है, उन सब की मां है ये। मतलब इसके थ्रू जो व्यापार होगा, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगी, उनका वॉल्यूम बहुत बड़ा होगा, उनका स्पान, उनका दायरा बहुत व्यापक होगा। पॉपुलरली ये इस तरीके की जो मेगा डील होती है, बड़ी डील होती है, उनको सभी जगहों पर कहा जाता है मदर ऑफ ऑल डील्स। तो ये पॉपुलर एक फ्रेज है। तो इसी संदर्भ में भारत ने अब तक आजादी के बाद किसी भी देश या किसी भी देशों के समूह के साथ इतनी बड़ी डील नहीं की है। तो इसलिए इसको भारत के संदर्भ में, और यूरोप वाले भी खुद इस संदर्भ में मदर ऑफ ऑल डील्स कहते हैं, है ना। तो भारत का जो गणतंत्र दिवस था, उस पे यूरोपियन यूनियन की तरफ से कुछ अधिकारी आए हुए थे, और उनमें एक महिला जो काफी फेमस नाम क्या है उनका, उर्सुला वॉन डेर लेयन। इन्होंने यूरोपियन यूनियन की तरफ से और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने इस डील के ऊपर साइन किए, और 27 जनवरी को इस डील को अंतिम रूप दिया। लेकिन क्या ये डील हो गई? अब उसके बाद से जैसे हम अति उत्साह में बात करते हैं, कल से ही हमारे यहां पर भारतीय बाजार में मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, फॉक्सवैगन या फिर और गाड़ियां बिल्कुल सस्ती होकर, या जो यूरोप के लग्जरी वॉच के ब्रांड है, या विभिन्न प्रकार के इस तरीके के जो आइटम्स है, वो कल से ही बिल्कुल सस्ते मिलने लग जाएंगे। या फिर भारत के बाजार के जो अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, जिसमें चाहे वो सर्विस हो, चाहे गुड्स हो, चाहे वो चमड़े का सामान हो, चाहे वो खेत के या फिर एग्रीकल्चर या डेयरी के प्रोडक्ट हो, या फिर दूसरे केमिकल प्रोडक्ट हो, वो सब यूरोप के बाजारों में धमाधम जाके बिकने लग जाएंगे, और हमारे यहाँ पर खूब तेजी से इंडस्ट्री बढ़ जाएंगी, रोजगार पैदा हो जाएगा। नहीं, इसको अति उत्साह कहेंगे। अभी इस डील की प्रारंभिक जो सहमति है वो बनी है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट में इस डील को रेटिफाई, अनुमोदित किया जाएगा। भारत के पार्लियामेंट में इसको अनुमोदित किया जाएगा, और उसके बाद इकोनॉमी के प्रत्येक सेक्टर में जो भी बिजनेस होंगे, उनकी बारीकी से डिटेल पर परिचर्चा होगी, और उसके बाद यह व्यापार शुरू होगा, और धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली दोनों तरफ से एक दूसरे को व्यापार में सहूलियत दिया जाना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना है कि आज ये डील फाइनल हुई है और कल से ही अपने बाजार में इसका इफेक्ट दिख जाएगा। धीरे धीरे टाइम टेकिंग प्रोसेस है, धीरे धीरे आएगा। दूसरी चीज, क्या ये डील अब हो गई है तो बिल्कुल पक्का हो गया कि ये होके ही रहेगा? जरूरी नहीं है। अभी ये शुरुआती तौर पर है। मान लो यूरोपियन यूनियन अपनी पार्लियामेंट में इसको रेटिफाई ना करवा पाए, तो उस केस में क्या होगा? ट्रम्प फैक्टर काम कर जाए, तो उस केस में क्या होगा? तो इसलिए अभी मोटा मोटी इसकी सारी सहमति बन गई, और लगभग इसका होना तय है। लेकिन फिर भी बहुत सारे फैक्टर जो डिप्लोमेसी में है वो काम करते हैं, और इस तरीके के फैक्टर का अभी रिसेंट एग्जांपल भी हुआ, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने ही साउथ अमेरिका के एक ब्लॉक के साथ में ऐसी ही एक डील ऑफ ऑल मदर्स किया था, और वो ट्रंप के इफेक्ट के चलते फिर आगे कामयाब नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि वहां पर यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सेस दिया गया था, और वहां पर फ्रांस के जो किसान थे वो अपने ट्रैक्टर लेके पेरिस में आ धमके, और फ्रांस ने यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में इसका जो है वो रजिस्ट किया, और ये डील आगे नहीं बढ़ पाई। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी इसकी शुरुआती रुझान हालांकि बन गए हैं, और भारत और यूरोपियन यूनियन दोनों को इस समय काउंटर करना है यूएसए को, और इसलिए ये डील लगभग फाइनल होनी तय है, जिसपे शुरुआती सहमति बन गई है। आगे की क्या रास्ते हैं? यूरोपियन यूनियन अपनी पार्लियामेंट में और भारत अपनी पार्लियामेंट में इसका अनुमोदन कराएगा, रेटिफिकेशन कराएगा, और फिर सेक्टर वाइज इस पे काम होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं, यूरोपियन यूनियन क्या चीज है। तो यूरोपियन यूनियन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब यूरोप के सारे देश नूचे हुए, पिटे हुए, बिल्कुल दिवालिया हुए, कंगाल हो चुके देश, इन्होंने मिल बैठ के तय किया कि अगर हम इतने छोटे छोटे देश, इतनी छोटी छोटी जनसंख्या, इतने लिमिटेड रिसोर्सेज, अगर अलग अलग प्रयास करेंगे तो विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना चाहिए और साथ मिलकर काम करना चाहिए। शुरुआत इनकी होती है स्टील और जो है वो दूसरा कोयला इंडस्ट्री के अंदर आपस में सहयोग करने से, ताकि जो उद्योगों का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, बेसिक इंडस्ट्री होती है, उनमें कोऑपरेशन बढ़ाया जा सके। फिर धीरे धीरे करके इन्होंने उससे आगे बढ़ते हुए
पूर्वी यूरोप के देशों को अपने अंदर शामिल किया और 1992 में औपचारिक रूप से यूरोपियन यूनियन की घोषणा की। फिर 2000 के आसपास इन्होंने अपनी एक साझा मुद्रा यूरो को जारी कर दिया और फिर उसके बाद में लिस्बन ट्रीटी होती है और उसके बाद 2020 में ब्रिटेन वाले कहते हैं कि नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते, तो 2020 के आसपास ब्रेक्जिट होता है और उसके बाद अभी यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं। यूरोपियन यूनियन की अगर इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए तो 5 संस्थाएं काम करती हैं यूरोपियन यूनियन के लिए, इन 27 देशों के लिए, जिनमें एक है यूरोपियन यूनियन की काउंसिल, एक है यूरोपियन यूनियन का कमीशन और एक है यूरोपियन यूनियन के लिए जस्टिस वाला काम और एक है एग्जीक्यूशन के लिए यूरोपियन यूनियन काउंसिल, जो भी योजनाएं बनती है उनके एग्जीक्यूशन के लिए, और एक इसका जो है वो और संस्थान टाइप कुछ ऐसा है। तो कुल मिला के 5 संस्थाएं मिलकर यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के बिहाफ पर बहुत सारी चीजें साझा करते हैं, जिनमें देशों का इंडिविजुअल अपना पॉलिसी मेकिंग प्रोग्राम सब तो है ही है, साथ में ये जो यूरोपियन यूनियन के बिहाफ पर जो फैसले लिए जाते हैं, एग्जीक्यूट किए जाते हैं, उनमें आपस में इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाना, साझा वर्कफोर्स, एजुकेशन या फिर सेवाओं या जो एक दूसरे के देश में फ्री तौर पे आवाजाही, वीजा मुक्त जो है वो ट्रेवलिंग, इन सब की सुविधाएं एक दूसरे को दी जाती है। कुछ दूसरे देशों के साथ में फैसले यूरोपियन यूनियन लेती है और अगर ये 27 के 27 देशों को मंजूर होते हैं तो ये सारे देश फिर यूरोपियन यूनियन की तर्ज पर दूसरे देशों के साथ वैसा व्यापार करते हैं। तो भारत के साथ अभी जो एफटीए हुआ है वो यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ, इसका मतलब यूरोप के 27 देशों के साथ व्यापार में अपने को सुविधा हो जाएगी। अच्छा, अब अगली बात, एफटीए क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दो देशों के बीच में जब व्यापार होता है वस्तुओं और सेवाओं का, तो दोनों देश एक दूसरे की वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स लगाते हैं, टैरिफ लगाते हैं और नॉन टैरिफ बैरियर खड़ा करते हैं ताकि वो अपने लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन जब एफटीए किया जाता है तो एक दूसरे के साथ में व्यापारिक सुविधाएं बढ़ाई जाती है, उनको टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर को कम किया जाता है और एक दूसरे के जो वस्तु और सेवाएं हैं उनको प्रीफरेंशियली प्राथमिकता देकर मंगवाया और भेजा जाता है ताकि म्यूचुअल एक दूसरे को फायदा हो सके। तो भारत ने अभी एफटीए किया है और इससे पहले भारत 21 एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है, जिनमें से अभी हाल ही में अगर बात करें तो यूके के साथ पिछले साल हमने किया, फिर यूएई के साथ किया और अभी 2-3 महीने पहले ही खबर आई थी न्यूजीलैंड के साथ हमने ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। अभी आने वाले टाइम में 2-4 दिन पीछे शायद हम देख सकते हैं कनाडा और इंडिया का यूरेनियम के व्यापार को लेकर भी इस तरीके का डील हो सकता है। तो ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने का टाइम है। सभी इस चेंज होते सिनेरियो में यूएसए और चाइना को काउंटर करने के लिए अपने अपने पार्टनर ढूंढ रहे हैं और सबसे ज्यादा पार्टनरशिप का आधार होता है इकोनॉमिक रिलेशन और आर्थिक रिश्तों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो समझौता होता है वो एफटीए होता है और इसलिए भारत के संदर्भ में एक बहुत बड़ी डील ये हुई है एफटीए। अब इसके बारे में 2-3 डायमेंशन हम देखेंगे। इससे कौन से क्षेत्र भारत के, कौन से क्षेत्र यूरोप के, किन किन को फायदा होगा, यूरोप से हम क्या मंगवाएंगे, यूरोप को हम क्या भेजेंगे, एक तो उन सेक्टर की पहचान करेंगे। इससे भारत की इकोनॉमी पे क्या पॉजिटिव असर पड़ेगा, यूरोप की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। फिर उसके बाद में हम कुछ डाटा देखेंगे। पहले डाटा देखेंगे कि अभी कितना व्यापार है, कितना बढ़ने की उम्मीद है, जो 2047 का विकसित भारत का जो विजन है उसमें इसका क्या फायदा होगा। प्लस सब चीजें अच्छी नहीं है, राम राज्य प्रजा सुखी नहीं है, इसमें कुछ चैलेंज या चुनौतियां आएंगी, उनके बारे में बात करेंगे और फिर कुछ मिसलेनियस डाटा इसके बारे में करेंगे। तो अपना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हिसाब से प्रीलिम्स में काम का, मेंस में काम का और जो बच्चे इस टाइम पर इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए जो इंटरव्यूअर पूछते हैं अच्छी बातें तो पूछेंगे ही, लेकिन इसको लेकर चैलेंजेस क्या है, चुनौतियां क्या है, क्या अभी भी इस डील के अंदर अड़चन आ सकती है, उस चीज को भी अपन ने ध्यान में रख के इसको कवर किया है। तो 360 डिग्री यानी कि 360 डिग्री के ऊपर ये सारा बिंदु अपना कवर हो जाए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें। तो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में कुछ डाटा मिसलेनियस मुख्य बिंदु जो इस समझौते के आसपास के हैं उनकी हम बात करें तो इसको क्या कहा गया है, मदर ऑफ ऑल डील्स। तो भारत और यूरोपीय संघ दोनों का अगर हम देखें तो संयुक्त बाजार जो है उसका अगर टोटल हम लगाएं, दोनों का भारत के बाजार की जीडीपी जोड़ दें और यूरोप की जोड़ दें, तो यूरोप की जीडीपी का अनुमान है 20 से 22 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर और भारत का है 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। तो ये दोनों हो जाता है 24 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर और अगर भारतीय मूल्य रुपये में अगर देखेंगे इसका तो 2091.6 लाख करोड़ रुपए है ना। तो ये ज्यादा आसान है याद रखने में। तो यूरोपियन यूनियन के 27 देशों की और इंडिया की टोटल जीडीपी मिला के कितनी हो जाती है, 24 ट्रिलियन डॉलर, जो कि
बात करें भारत को इंडिविजुअल अर्थव्यवस्था के तौर पे देखें तो दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, और अगर यूरोपियन यूनियन के 27 देशों की इंडिविजुअल देखें तो अमेरिका के बाद में दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है ना। तो भारत जो है वो चौथी और यूरोपियन संघ कौन सी, दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। जो पूरी दुनिया में प्रोडक्शन होता है, जीडीपी अगर पूरी दुनिया का निकाला जाए तो उसका 25% यानी कि 1/4, एक चौथाई जीडीपी के बराबर इनमें होता है। और पूरी दुनिया में जो व्यापार होता है उसका 1/3, 33% के आसपास व्यापार होता है जो है वो यहां पर इन बाजारों में। उसके बाद में भारत संघ, यूरोपियन संघ भारत के साथ कौन सा एफटीए हुआ है, 22वां ये जो है वो भारत का एफटीए है। इससे क्या फायदा भारत को, जो विकसित भारत विजन 2047 है उसमें अपने को मदद मिलेगी। क्यों? क्योंकि अपने देश में फैक्ट्री इंडस्ट्री बढ़ेंगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, सर्विस बढ़ेंगी, तो अपना देश का बाजार तो है ही अपने पास। प्लस हर देश की कोशिश क्या है, वैश्विक बाजार पे ज्यादा से ज्यादा आसान पहुंच उसको मिले ताकि उसके गुड्स और सर्विस विदेशों में भी बिके। और उसके देश के गुड्स और सर्विस विदेशों में बिकेंगे तो उसको क्या मिलेगा, पैसा। और पैसा मिलेगा तो उसकी जीडीपी बढ़ेगी, उस देश की इकोनॉमिक इनकम बढ़ेगी, उस देश की प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी। तो भारत, और अभी जो अपन स्टेटस देखें तो यूरोपीय संघ भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में है। उसकी तस्दीक, उसकी जो है वो वेरिफिकेशन 2024-25 में दोनों के बीच में जो व्यापार हुआ वस्तुओं का, तो उसका तो वैल्यू रखा गया है 11.5 लाख करोड़ रुपए, या फिर अमेरिकी बिलियन डॉलर में अपने को याद रखना जरूरी नहीं है। तो 11.5 लाख करोड़ रुपए, मतलब दोनों भारत, यूरोपीय संघ और भारत के बीच में जो व्यापार हुआ है उसमें अगर देखा जाए तो भारत ने निर्यात कितने का किया है, 11.5 में से 6.4 लाख करोड़ का, और आयात कितना किया है, 5.1 लाख करोड़ का। तो इसका मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट के अगर हम देखें तो हमारी तरफ सरप्लस है, हमें इसका फायदा है। फिर उसके बाद वस्तुओं के बाद सेवा क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो सेवा क्षेत्र में भारत और यूरोपीय संघ के बीच का व्यापार है 7.2 लाख करोड़ रुपए का। अमेरिकी डॉलर में देखें तो ये लागे अपने लिख रखा है। तो अभी भी अच्छा खासा व्यापार दोनों में है, और इस व्यापार की अच्छी बात यह है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट भारत के पक्ष में है। इस बात को हम ध्यान रखें। अभी जो हुआ है इस समझौते के प्रमुख प्रावधान एफटीए का क्या है, तो भारत जो है वो अब अमेरिका के अंदर अपना जो जितना व्यापार करता है जिन वस्तुओं और सेवाओं का, उसमें 99.5% व्यापार मूल्य को कवर करता है। मतलब अपनी जो इस एफटीए में जो अपने को सुविधाएं मिलेंगी, वो सुविधाएं मिलेंगी कितनी वस्तुओं पर, जितना सामान हम पहले से भेजते थे उसका 99.5%, यानी कि लगभग 100% चीजें जो हमारा व्यापार है उनके साथ में, उनमें सभी चीजों पर अपने को रियायतें इस समझौते के तहत मिलने वाली है। किस में रियायतें, टैक्स में, टेरिफ में, या फिर और अन्य चीजों में जो व्यवधान थे उन सब में। तो टैक्स टेरिफ कम होंगे तो अपने जो सामान है वो यूरोपीय बाजार में क्या होंगे, सस्ते, और सस्ते होंगे तो ज्यादा बिकेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट कोई छोटा मोटा एक दो पे किया गया और हम राजी हो रहे हैं, लगभग सब पे अपने को फायदा है। और अपनी क्रेडिट जो वो टेरिफ लाइन जो है उसका 97% पे फायदा अपने को मिला। बदले में अपन ने यूरोप को कितने पे, उसकी टेरिफ लाइन तो 92.5%, और उसका टोटल व्यापार उसका 97.5%। यहां पर यूरोप से जो सामान आएगा उसमें 97.5% सामान पे हम रियायतें देंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे हम अपने बाजार को प्रोटेक्ट करेंगे, यूरोपीय सामान नहीं आने देंगे। उसमें है एक तो डेयरी इंडस्ट्री। डेयरी इंडस्ट्री मतलब दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट, उसमें पनीर हो, चीज हो, योगर्ट हो, या जो भी चीजें हो, क्योंकि अपने यहां पर पशुपालक उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है। और उधर अगर हम देखें यूरोप में तो बहुत सारे देश हैं जिनमें डेयरी और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री काफी एडवांस है, और वो काफी सस्ता सामान अपने यहां बेच सकते हैं। लेकिन अगर वो सस्ता सामान अपने बाजार में बिकेगा तो अपने किसान और पशुपालकों का क्या होगा, जो ऑलरेडी गरीबी के अंदर डेब्ट ट्रैप में है, बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस डील में अपने लिए टेक अवे अपन ने ज्यादा अच्छा प्राप्त किया है, 99.5%, और बदले में दिया कितने पे है, 97.5% पे। ये एक अच्छी बात है। दूसरा, आईटी और सेवा क्षेत्र में अगर देखा जाए तो पेशेवर सेवाएं भारत की तरफ से जो यूरोप में भेजी जाएंगी उसमें आईटी और जो है वो आईटी से रिलेटेड सेवाएं, शिक्षा और जो अपने व्यावसायिक या कॉमर्शियल सेवाओं समेत 144 सेवाएं इस एफटीए के तहत आई है। बदले में यूरोप ये संघ की 102 सेवाएं, जिसमें क्या क्या है, व्यावसायिक, दूरसंचार, जो आईटी, कम्युनिकेशन, समुद्री सेवा, वित्तीय और पर्यावरण सेवाएं जैसे 102 सेवाओं को अपने इंडिया के बाजार में पहुंच दी है। तो इसमें भी अपने को सेवाओं के क्षेत्र में भी अपने लिए ज्यादा अच्छे बेनिफिट की बात हुई है। ठीक है, तो ये इसका मोटा मोटी आउटलाइन है। अब उसको सेक्टर वाइज देखें, क्षेत्रवार कि कौन से क्षेत्र इससे लाभान्वित होंगे। तो भारत के अंदर जो
लेबर इंटेंसिव है, श्रम प्रधान, जहां पर रोजगार पैदा होते हैं, जहां पर लोगों को रोजगार मिलता है, जो एमएसएमई सेक्टर है, उन सेक्टर के द्वारा बनाए जाने वाले सामान को यूरोपीय बाजार मिलेगा, तो यहां पर कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों के पास पैसा आएगा, बाजार में पूंजी की आवक बढ़ेगी। वो क्या क्या है? कपड़ा इंडस्ट्री, चमड़ा इंडस्ट्री, समुद्रों के जो सी फूड वगैरह होते हैं प्रोडक्ट या सीपी वगैरह जो भी, और फिर अपने यहां पर जेम्स एंड ज्वेलरी, राजस्थान की तो निकल पड़ी, बल्ले बल्ले होने वाली है अपने जयपुर के बाजार, सूरत के बाजार ये वापस से गुलजार होने वाले, क्योंकि जेम्स और ज्वेलरी में अपना नाम अच्छा खासा है। तो इन जो है वो श्रम प्रधान क्षेत्रों में अपने को प्राथमिकता के आधार पर पहुंच मिलेगी। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर में अपने देश में प्रोसेस्ड फूड है, चाय कॉफी मसाले, अपने यहाँ का अंगूर, देसी खीरा, भेड़ और मेमने का मांस, और फिर मीठा मक्का, स्वीट कॉर्न कहते हैं उसको, है ना, जिसको पिज्जा वगैरह पे लगा के खाते हैं, या फिर और विभिन्न प्रकार के बटर के साथ मिला के विभिन्न व्यंजन तैयार करते हैं, सूखा प्याज और अन्य। इसके अलावा अपने वाले डेयरी प्रोडक्ट वहां पर जाएंगे, अनाज, मुर्गी पालन और ये जो सोया मिल और वो सब हम भेज पाएंगे। इंजीनियरिंग के उत्पादों में अगर हम देखेंगे तो भारत के अंदर जो है वो भारत द्वारा यूरोपीय संघ को अभी 1.44 लाख करोड़ रुपए के इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यात में वृद्धि होने की संभावना बनेगी। जो इंजीनियरिंग गुड्स में जो भी चीजें बनाई जाती है टेक्निकल स्किल के आधार पर, उन सब में। उसके बाद रोजगार और विकास में अगर हम देखेंगे तो जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो ये सामान हम ज्यादा बनाएंगे, और ज्यादा बनाएंगे तो रोजगार पैदा होगा, और उससे बेहतर अपने यहां पर स्किल और उसके अंदर बहुत सारी दूसरी चीजें। फिर सी फूड, जो अपना पूरा कोस्टल एरिया है, गुजरात से लेकर के और उधर बंगाल तक, तो यहां पर खास करके आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर जो वो मरीन प्रोडक्ट का खूब सारा व्यापार किया जाता है। अभी अभी अपने यहां पर अमेरिका से मार खाई अपन ने, उसने 50% टैरिफ कर दिया था, और अपना जो समुद्री झींगा वगैरह है वो वहां पर खूब सारा अमेरिका में जाता था, और ट्रंप नाउ ने उसको मनाने से मना कर दिया कि हम तुम्हें 25% तो जुर्माने के रूप में टैरिफ लगाते हैं, तुम रसिया से तेल खरीदते हो, और 25% वैसे तुम्हारी पसंद नहीं आ रहा, हम तुमसे ट्रेड डील अच्छी नहीं कर रहे, तो इसलिए अपने जो मरीन प्रोडक्ट हैं वो अमेरिका में महंगे हो गए थे, और वहां के किसानों पर, वहां के जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनके ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा था। और वापस से यूरोप का अगर अपने को बाजार मिलता है तो उस केस में अपने को समुद्री जो है उसमें, अब तो यूरोप ने अपने को क्या सुविधा दी है, 26% तक टैरिफ में कमी की है, तो अपने खूब सारे सी प्रोडक्ट वहां पर भेजेंगे। और साथ में ब्लू इकोनॉमी किसको कहते हैं? समुद्रों से जुड़े हुए जो भी आर्थिक गतिविधियां हैं वो सारी ब्लू इकोनॉमी, तो ब्लू इकोनॉमी में काफी बूम आने की चांसेस हैं। फिर उसके बाद अपने इंडिया में मिल बनने वाले चिकित्सकीय उपकरण, यंत्र और आवश्यक सामग्रियां, जो भी जो है वो थर्मोमीटर से लेकर के स्टेथोस्कोप, और खूब सारी इंडस्ट्री फैक्ट्री अपने साउथ इंडिया और जगह जगह पर बनी हुई है, वो सब हम अच्छे से वहां पर भेज पाएंगे। उसके बाद में रत्न और आभूषण, तो 100% जो है वो इंडिया का जेम्स और ज्वेलरी का वहां पर प्रायोरिटी पर पहुंचाया जाएगा दूसरे देशों की तुलना में। फिर बांग्लादेश हमसे पिछले दिनों काफी एडवांटेज ले रहा था, कहां पर? टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि बांग्लादेश जो वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का फायदा लेकर के विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय मानक थे और टैक्स थे, उन सब में छूट प्राप्त कर रहा था। अब भारत को बांग्लादेश के बराबर ही छूट प्राप्त होगी, यानी कि अपने प्रोडक्ट जो है, अपने कपड़े विदेशों में बांग्लादेश के कपड़ों के बराबर ही जो है वो उसी तरीके से भेजेंगे। तो फिर अगर भारत और बांग्लादेश के कपड़ों पर बराबर टैक्स लगेगा तो फिर अपनी कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा है बांग्लादेश से, हमारे कपड़े तो फिर हम इतने ज्यादा आकर्षक रेट पे बेच सकते हैं, क्योंकि हमारे कपड़े बांग्लादेश की तुलना में क्यों महंगे हो रहे थे? उनको कम टैक्स देना पड़ रहा था। अब अपनी इस डील से अपने कपड़े भी उनके बराबर सस्ते हो जाएंगे, तो अपने वाले जो है वो ज्यादा तेजी से ज्यादा बेहतर टेक्सटाइल सेक्टर में वापस से एक तेजी आने की उम्मीद है, जो अमेरिका और विभिन्न देशों के टैरिफ की वजह से थोड़ी सी कम पड़ी थी। तो वस्त्र और परिधान के सेक्टर में इसी प्रकार प्लास्टिक और रबर के रसायन, जो विभिन्न प्रकार के केमिकल बनाए जाते हैं, फिर खान पान और घरेलू सजावट और फर्नीचर के सामान, हैंडीक्राफ्ट आइटम वगैरह सब इसमें आ जाते हैं, जिसमें जोधपुर, बोरानाडा और अपना ये सारा अच्छा खासा स्टेक अपना भी है राजस्थान का। अब चुनौतियां क्या हैं? अब चुनौतियां ये है कि एक तो यूरोपियन यूनियन को काउंटर करना है ट्रंप के दबाव को, अमेरिका के दबाव को। दूसरा, वहां पर यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में 27 देशों की जो पार्लियामेंट है उसमें एनवायरमेंट के कानून बड़े कड़े बनाए गए हैं, बहुत ही कड़े बनाए गए हैं। अब उनको डाइल्यूट करना पड़ेगा, रेटिफाई करना पड़ेगा, या फिर भारत को स्पेशल उस कानूनों से अलग रखना पड़ेगा। इस तरीके के बिल, इस तरीके की बातें उनको करनी है। तो अमेरिका जो वो यूरोपियन संघ के जो सख्त पर्यावरणीय मानक है
और जो उनके अंदर अमेरिका जैसे प्रदूषणकर्ता को पर्यावरणीय मानकों से छूट दी है, उसी के बराबर अगर अपने को छूट मिल पाए, उस तरीके के व्यापार में अपने को छूट मिल पाए, तो एक अच्छी बात होगी। इसके अलावा वनों को काट के जो लकड़ी या फिर उससे जो भी चीजें बनाई जाती है, उसका प्रोडक्ट वो अपने बाजार में स्वीकार नहीं करते हैं जल्दी से, या फिर स्वीकार करते हैं तो उसके ऊपर खूब सारे टैक्स और टैरिफ लगाते हैं उस केस में अपने लिए। इसी प्रकार एक और चीज है जो कि कार्बन सीमा समायोजन तंत्र, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये एक काफी चर्चा में रहता है, क्योंकि यूरोप के जो देश है वो विकसित देश है, और पेरिस एग्रीमेंट और उससे पहले क्योटो प्रोटोकॉल है, उसके अनुसार क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार CO2, जिसको कार्बन कहते हैं, उसको कम करने की जिम्मेदारी इनकी है। यूरोपियन यूनियन के देशों की जिम्मेदारी है कि 2050 तक वो नेट जीरो एमिशन कार्बन की कंडीशन प्राप्त कर लेंगे। अब उसके लिए ये अपने देश में कार्बन को कम करने के सख्त मानक लागू करते हैं, और इसलिए इनकी एजेंसी, इनकी जो इंडस्ट्री है, उसको एडवांस टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ती है, और इससे एडवांस टेक्नोलॉजी में इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है और इनके प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं। फिर इनके देशों में जो कंपनियां हैं, वो इतने सख्त नियमों को देख के क्या करते हैं, आसान रास्ता निकालते हैं, और वो कंपनियां वहां से डी रजिस्टर होकर किसी ऐसे कमजोर देश में जहां पर पर्यावरण से संबंधित कोई कानून नहीं है, वहां पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लेती है और सस्ता प्रोडक्ट बना के यूरोप में भेज देती है। तो फिर यूरोप वे देशों ने क्या किया कि भाई, अगर आप ऐसी चालाकी करोगे कि किसी दूसरे देश में जहां पर पर्यावरण से संबंधित कानून बहुत ही हल्के हैं, वहां पर प्रोडक्ट बना के अगर सस्ता हमारे बाजार में बेचना चाहते हो, तो उस देश से, उस जगह से जो सामान आएगा, हम उसके ऊपर क्या लगा देंगे, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, और उसके तहत हम एक लेवी, लेवी का मतलब एक तरीके का टैक्स टाइप का, वो लेवी लगाएंगे, जिससे कि हमारी जो कंपनियां उच्च मानकों का, कार्बन कम करने वाले मानकों का उपयोग कर रही हैं, उसके बराबर उसके प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाए। हम मतलब कुल मिला के जिस भी प्रोडक्ट को बनाने में ज्यादा CO2 का उत्सर्जन हुआ है, वो उसको काउंटर करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे उस प्रोडक्ट पे लेते हैं। अब भारत के केस में भी ये लागू हो सकता है। तो ये CBAM, इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, उसको भी देखने लायक बात है। फिर वो इंडस्ट्री जिसके ऊपर CBAM लागू होता है, वो मेनली क्या होता है, एल्यूमिनियम, लोहा, इस्पात, और इसके ऊपर CO2 का इमिशन खूब सारा होता है, और उसके तहत यूरोपियन संघ कैसे अपने को एडजस्टमेंट देगा, वो एक देखने लायक बात होगी। बाद में अमेरिका का दबाव तो है ही, ट्रंप का। तो ये इसमें चुनौतियां हैं कुछ। अब उसके बाद में हम देखें तो भारत और यूरोपीय संघ के ऐतिहासिक तौर पर संबंध कैसे रहे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो स्टील और कोयले का इनका आपस में टाई अप हो गया था, उससे अगली स्टेज में इन्होंने बनाई थी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, और इस यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी में सारे देश मिलकर के दूसरे देशों से संबंध बनाने या व्यापार करने पर तरजीह दे रहे थे। तो भारत उन शुरुआती देशों में था जब यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के साथ में इंडिया ने ट्रेड रिलेशन स्थापित किए थे। तो मतलब ऑफिशियली अगर देखें तो यूरोपियन यूनियन बनने से पहले ही यूरोपीय देशों के साथ आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडिया के ट्रेड रिलेशन बन चुके थे। उसके बाद में दोनों, जो यूरोपियन यूनियन और इंडिया, दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज, उधर भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, इंडिया में भी, दोनों का वैल्यू सिस्टम एक जैसा, अंतरराष्ट्रीय नियम, रूल बेस्ड जो है वो इंटरनेशनल रूल रेगुलेशन के ऊपर विश्वास करने वाला, दोनों में ही कानून का शासन, नियमों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था। आजकल ये बहुत ज्यादा चर्चा में शब्द है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी इस शब्द को बहुत जोर देके इस डील के टाइम पर कहा। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर चाहे वो पुतिन हो, चाहे वो शी जिनपिंग हो, चाहे ट्रंप हो, वो अंतरराष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए जैसी मर्जी आ रही है वैसा काम कर रहे हैं। अब इससे जो मीडियम पावर वाले देश है, चाहे वो यूरोपीय यूनियन वाले हो, चाहे भारत जैसे देश हो, वो सब कह रहे हैं कि अगर ऐसे बलशाली देश अपनी मन मर्जी के कानून चलाएंगे और जो पहले से स्थापित सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो नियम कानून बने उनकी धज्जियां उठाएंगे, तो फिर तो कोई मतलब इस देश में, इस दुनिया में सुरक्षित है ही नहीं। जो एक तरीके से जंगल राज हो जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाएगी, ना खाता ना बही, जो मैं कहूं वही सही, वो वाली बात लागू हो जाएगी। तो ये तो यहां पर फिर रूल बेस्ड बात करते हैं कि जो भी अंतरराष्ट्रीय नियम है उसके आधार पर बातचीत होनी चाहिए। तो ये साझा मूल्य है दोनों के। उसके बाद में ये अपन ने क्रोनोलॉजिकली PIB के ऊपर दिया हुआ था कि 1962 में इकोनॉमिक एंगेजमेंट बना, और फिर 1900 जो है वो 92 के आसपास इनके बीच में जो है वो पॉलिटिकल फाउंडेशन, और फिर साझा मुद्रा जारी होती है 2000। अच्छा, इंडिया के साथ में अगर देखें तो ये जो डील FTA हुई है वो 1962 से तो चली आ रही है, लेकिन 2007 में
ये इस तरीके की एफटीए डील के लिए भारत और यूरोपियन यूनियन ने बातचीत शुरू की थी, लेकिन विभिन्न प्रकार के कारणों के चलते ये 2013 में आके बिल्कुल ठंडे बस्ते में चलेगी। यानी कि जो वर्तमान सरकार है, इससे पहले वाली सरकार ने भी यूरोपियन यूनियन के साथ में एफटीए करने के प्रयास किए थे, लेकिन विभिन्न कारणों से दोनों के बीच में बातचीत नहीं बन पाई। 2007 से जो प्रयास शुरू हुए वो कब डीरेल हो गए? 2013 में। फिर वापस से 2020 से गर्माहट आती है, दोनों में आपस में एक दूसरे में इंटरेस्ट जगता है और 2022 से एक्टिव प्रयास होने शुरू होते हैं। अब 2022 से भी बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी, दोनों मोल भाव कर रहे थे, तुम ये हमें सुविधा दोगे तो हम ये करेंगे, ये सुविधा दोगे तो ये करेंगे। पिछली बार अपन ने ये कह रहे थे कि हमारी ओडी, बीएमडब्ल्यू, लोम्बरगिनी, फरारी ये बेचने दो तुम्हारे यहाँ, वे हमारे टाटा महिंद्रा क्या करेंगे? फिर तुम्हारे वाले ये बिकेंगे। इस बार कहा कोई बात नहीं, टाटा महिंद्रा को हम कब तक प्रोटेक्ट करेंगे, इनमें दमदारी होगी तो ये अपने आप इनका सामना करेंगे, कंपटीशन में इनको आने दो। कब तक ये ऐसे बचाए रखें बच्चों की तरह, कब प्रोटेक्ट करेंगे? ये भी टेक्नोलॉजी बढ़ाएं और तुम्हारे वाली भी आने दो। तो पिछली वाली में खासकर 2013 में जो डीरेल हुई थी, उसमें मेजर फैक्टर क्या रहा था कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर को हम प्रोटेक्ट कर रहे थे और यूरोपीय कंपनियां क्या चाह रही थी, ऑटोमोबाइल सेक्टर खोल दिया जाए। इस बार 2022 से जो मामला चला और फिर एकदम से पिछले एक साल में गर्मजोशी तेजी से बढ़ गई, थैंक्स टू ट्रंप। दोनों को परेशान कर रहा था। उन्होंने कहा कि इसका विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, क्या करेगा, और इतनी तेजी से ये डील हुई है। तो ट्रंप भी इसमें एक फैक्टर तो है, लेकिन विजिबल फैक्टर के तौर पे न तो यूरोपियन यूनियन इसका नाम लेगा, न इंडिया नाम लेगा, और न ही ऑफिशियल आंसर में हम इसका नाम लेंगे। बट ये डील को करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका कह सकते हैं एक तरीके से ये फैक्टर रहा है। अभी हालिया प्रगति के अंदर अगर हम देखें तो दोनों के अंदर ये कुछ मिसलेनियस पॉइंट लास्ट में अपन ने लिखे हैं, सेना अभ्यास वगैरह, वो आप देख लेना। अब मुझे एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखाओ जो हाल ही के इस अपन ने ये जो किया है इस पे। ये जो अभी 2025-26 के अंदर जो बातें हुई उसके ऊपर आपको एक साथ में करंट कैप्सूल मिल जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाओ। ये तीसरा ऑप्शन गलत है, क्यों? अच्छा, उलट कर दिया इसको, तो कौन सा सही ऑप्शन आएगा? गलत कथन का चुनाव करना है? अच्छा, अब ये तो हो गया प्रारंभिक परीक्षा का। मुख्य परीक्षा के लिए एक और सवाल आपको लिखना चाहिए, इसको अच्छा एक आंसर इसका बनेगा। इसको उतारो आप और इसका आंसर लिखें और चेक कराएं। मुख्य परीक्षा लायक भी एक अच्छा सवाल इसमें से निकलता है। हाँ, लेकिन अमेरिका फैक्टर तो है, ट्रंप का नाम क्यों लिखना है? तो आज के लिए इतना, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।